हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 13 अप्रैल का दिन ब्लैक डे के रूप में भी इतिहास में दर्ज है। 13 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब प्रांत के अमृतसर जिले में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। यह जघन्य हत्याकांड आधुनिक भारत के इतिहास में एक कलंक है। यह दर्शाता है कि इतिहास में कैसे कैसे घटनाओं को थोड़े थोड़े शब्दों में अच्छा बनने के लिए अंग्रेजों ने अपने मनोनुकूल तोड़ा मरोड़ा और प्रस्तुत किया, सच्चाई से बेहद दूर। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक जघन्य अपराध था। यह बात और है कि इस अपराधी को ब्रिटेन में पुरस्कृत किया गया, जिसका नाम था जनरल आर डायर। इस घटना का विस्तार कुछ इस तरह से है। जब 17 मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों द्वारा विरोध करने के बावजूद रॉलेट एक्ट पास हो गया। यह सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में पास हुआ एक ब्लैक लॉ था, काला कानून था, और जिस कानून में बिना किसी कारण बताए किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे दंडित भी किया जा सकता था। इसके विरोध में जब पंजाब के दो प्रमुख नेता, जिनके नाम थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन्होंने विरोध किया तो ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बंदी बनाकर नगर के बाहर भेज दिया। इसी डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के साथ ब्रिटिश सरकार की दुर्व्यवहार के विरोध में ही पंजाब में अमृतसर जिले में जलियांवाला बाग हत्याकांड होने से पहले हंसराज नामक व्यक्ति ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। जैसा कि सर्वविदित था कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और इससे देश में चारों तरफ महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ जन आक्रोश भी चरम पर था। इससे पंजाब भी अछूता नहीं था, लेकिन जबरन सेना को लोगों को सेना में भर्ती किया जाने लगा था। इस समय पंजाब के उपराज्यपाल माइकल ओ डायर थे, जो रोज रोज के हड़ताल, दंगे और अनेक घटनाओं से बेहद क्षुब्ध होकर के पूरे पंजाब को सेना के हवाले कर दिया था। ऐसे में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के विरोध में हंसराज द्वारा बुलाए गए जन सैलाब को जलियांवाला एक बाग में संगठित किया गया। यहां यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह बाग कुछ इस तरह से था कि इसमें लगभग 20 से 22 हजार लोग बैठ सकते थे। बहुत विशाल आकार में था, लेकिन इस बाग का दुर्भाग्य यह था कि इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची मकान थे, चौदीवारियां थी और निकलने का मात्र एक मार्ग था जो सकरा था, यानी जिसमें से एक गाड़ी ही आ सकती थी और जा सकती थी। इसी रास्ते से भीड़ इसमें सुबह से इकट्ठा होता रहा। जैसे ही पंजाब के उपराज्यपाल माइकल ओ डायर को यह पता चला कि 13 अप्रैल के दिन, बैसाखी के दिन, उस बाग में एक विशाल जनसमूह इकट्ठे हो रहे हैं, उन्होंने इसे अपने आदेश का अपमान मानते हुए पंजाब के सेनापति
जनरल आर डायर को आदेश दिया कि वह इसे नियंत्रित करे। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश का उल्लंघन मानते हुए सैन्य बल के साथ पूरे बाग को चारों ओर से घेर लिया। ध्यान रहे, एकमात्र रास्ते में बख्तरबंद सैनिकों की गाड़ियां खड़ी हो जाने से लोगों के भागने के द्वार भी बंद हो गए। ऐसे में बाग के चारों ओर ऊंची दीवारें थी और एकमात्र निकास द्वार था, लेकिन उस बाग में एक सूखा कुआं भी था। जैसे ही जनरल डायर ने उन निर्दोष भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, वह गोली तब तक चलती रही जब तक मशीन गन्स और राइफलें खत्म नहीं हो गई, उनके सारे कारतूस खत्म नहीं हो गए। बाग में भगदड़ मच गई, लोग अस्त व्यस्त हो इधर उधर भागने लगे, लोग कुएं में जान बचाने के लिए कूदने लगे और ऐसे धीरे धीरे करके पूरी कुआं लाश से पट गई। लोग चहदीवारी को ढांकने की कोशिश करते थे, 12 से 15 फुट ऊंची चहदीवारी को ढांकने में असमर्थ थे। अंततः वो गोलियों के शिकार होते थे और चीखते कराहते जमीन पर गिर पड़ते थे। उनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, महिलाएं भी थी। कुल मिलाकर के इस तरह का एक नरपिशाच दृश्य देखने को मिल रहा था ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के ऊपर, जो ऐसे इतिहास में देखने को नहीं मिलता। एक तरह से देखा जाए तो उस समय उन आंदोलनकारियों की स्थिति ऐसी थी मानो चूहेदानी में फंसे चूहे हों, जो जान बचाकर एक दूसरे के ऊपर कूदने लगे और एक एक करके एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए भागने लगे, लेकिन उनका यह सारा प्रयास निष्फल रहा। एक सरकारी आंकड़ा के अनुसार इसमें कुल 379 लोग मारे गए, जबकि गैर सरकारी आंकड़ा के अनुसार इसमें मारे गए लोगों की संख्या 1000 थी और घायलों की संख्या 1500 थी। इस तरह से 20,000 में 2500 लोग उस गोली और कारतूस से प्रभावित हुए, जिसे आर डायर ने चलाने का आदेश दिया था। यानी जो लोग बचे वो ब्रिटिश सरकार की कृपा से नहीं बचे, बल्कि ब्रिटिश सरकार के सेनाओं के पास गोलियां समाप्त हो जाने के बाद जो लोग बच गए वही अपने अहोभाग्य बच गए। इन्हीं सब घटनाओं को उधम सिंह पेड़ के खोथड़ से देख रहा था, जिसने कि 40 साल के बाद जाकर के लंदन में जनरल डायर की हत्या करके इसका बदला लिया था। इस दर्दनाक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने नाइटहुड की उपाधि, जो उन्हें अंग्रेजों से ससम्मान मिली थी, विरोध में वापस कर दिया। यही नहीं बल्कि सर शंकरन नायर ने इस घटना के बाद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। इस घटना के बाद विरोध की लहर वह उठी कि 2 दिन बाद पूरे महीने भर के लिए पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और 15 अप्रैल 1919 से मार्शल लॉ लागू होते ही पंजाब शहर में बिजली और पानी काट दी गई। लोगों को सड़कों पर रेंग कर चलने के लिए विवश किया गया। लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह एक दूसरे से के जगह पर घसीटा गया, पीटा गया और उन पर कोड़े बरसाए गए। इंसान को इंसान नहीं समझा गया। पंजाब की ये विभत्स घटना 1 महीने तक बददस्तूर जारी रहा और तब जाकर के इसके जांच के लिए, इसकी लीपापोती के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा हंटर कमीशन का गठन किया गया और इसी कमीशन में जनरल डायर को शाबाशी दी गई, जिसके विरोध में भारतीयों ने तहकीकात कमेटी की स्थापना की, जो एक अलग प्रसंग बनता है। तो इस तरह से 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास में ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है, जिस दिन निर्दोष लोगों की पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में नृशंस हत्या कर दी गई थी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।